किसी भी एग्ज़ाम की जब हम तैयारी करते हैं, ख़ास तौर पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, क्या कभी आपने सोचा कि कौन ऐसे लोग होते हैं जो अच्छा कर पाते हैं, कौन होते हैं जो नहीं कर पाते? हम लोग हमेशा ऐसे सोचते हैं जो लोग अच्छा नहीं कर रहे, शायद वो कम इंटेलिजेंट हैं, शायद वो कम हार्ड वर्क कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। असली चीज़ ये है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, हम बहुत कुछ फैला लेते हैं। हम मल्टीपल चीज़ें करके उसको फैला लेते हैं। आखिर में उसे समेटना होता है, जिसको हम इंग्लिश में रिवीजन कहते हैं। कई लोग रिवाइज़ नहीं कर पाते और इस कारण से क्योंकि उन्होंने रिवाइज़ नहीं किया होता, एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस नहीं फ़ील होता, एग्ज़ाम में याद नहीं आता या लगता है कि शायद मुझे पता है, याद नहीं आ रहा और वो स्कोर खराब हो जाता है, वो अटेम्प्ट खराब हो जाता है। तो सबसे क्रिटिकल बात है रिवीजन। और रिवीजन करने के लिए ना कुछ खास करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आज मेरे साथ एक ऐसे टीचर, एक ऐसे एजुकेटर हैं, जो आप सबके प्यारे हैं। लेकिन उनका एक ऐसा तरीका है, जिसने लाखों मेरे ख्याल से तो लाखों बच्चों को रिवाइज़ करने में आज तक मदद की है। आज मेरे साथ है डॉक्टर दीपक अरोड़ा, फेमस ईएनटी फैकल्टी मेंबर। हाँ जी, डॉक्टर फाइन दीपक, हाउ आर यू? फाइन एब्सोल्युटली फाइन सर। और सर जो आपने बात बोली है बिल्कुल परफेक्ट कि रिवीजन इज द मेन पॉइंट एमबीबीएस में। क्यों वो आज हम साइंटिफिकली फिजिक्स की तरह प्रूव करेंगे कि लाइक 19 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। अगर एक सब्जेक्ट होता तो हम सब कुछ पढ़ लेते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 19 सब्जेक्ट्स, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन आती है। और यही कारण है आप पिछले 2-3 साल में आप देखेंगे कि ऑल द डैम स्टूडेंट्स आर डूइंग कमिंग विद अ गुड स्कोर, गुड रैंक्स। क्यों? कहीं ना कहीं वी फोकस ऑन रिवीजन पार्ट। लाइक इफ यू अटेंड माई लेक्चर, मैं लेक्चर में भी आपको समझाता हूँ लाइक ऑडियोमेट्री। अब एक बच्चा उसको 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है, 3 दिन में कंप्लीट कर रहा है, लेंदी नोट्स हैं। हमने कहा पीएचडी कोई करनी है, उसमें एक क्वेश्चन आएगा उसको हमने क्रैक करना है। तो अगर हम ऑडियोमेट्री 2 मिनट्स में, आई एम गिविंग द मैक्सिमम टारगेट कि हम 2 मिनट्स में प्योर टोन ऑडियोमेट्री कर लेते हैं, तो मतलब हम बिल्कुल राइट ट्रैक पे। उसमें है क्या? उसमें 9 ग्राफ्स हैं। नॉर्मल ग्राफ है, कंडक्टिव है, सेंसरी है, न्यूरल डेफनेस है। फिर 2000 हर्ट्ज की बात करनी है, 4000 की करनी है। लो फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस करना है, हाई फ्रीक्वेंसी एंड यू शेप, और करके हमने बाहर आ जाना है। वो कब पॉसिबल होगा? जब हम नोट्स को कंसाइज करेंगे। तो बेटा रिवीजन तो हर बच्चा जानता है, लेकिन उससे पहले का जो स्टेप है उसमें हमने कंसाइज करना है, सो दैट वी कैन रिवाइज इट 3 to 4 टाइम। क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं कि 3-4 बार रिवाइज करो, सर हर बच्चा हंसता है कि इनको करना पड़े तो पता चले। नहीं सर, ये ना बात लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ना मेरे से पूछते हैं कि सर एक डॉक्टर दीपक का एक आइडिया है और मेरे को बहुत सारे टॉपर ने भी बताया कि आपका हमेशा एक आइडिया, एक चैप्टर लो और वो पढ़ने के बाद उसको एक वन पेजर बना दो। जैसे आपने बताया ऑडियोमेट्री है तो ये 2000 पे क्या होगा, 4000 पे क्या होगा, ऐसे करके आपने पॉइंट बताए। तो थोड़ा सा सर इसको एलैबोरेट करो सर, वन पेजर कैसे बनाए? बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाते और बहुत सारे बच्चे समझ भी नहीं पाते कि हम वन पेजर कैसे बनाएं टॉपिक का वन पेज या माइंड मैप कैसे बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस क्वेश्चन। को कि कई बच्चे इनबॉक्स में भी पूछते हैं कि सर आपने बोल तो दिया, आपने कीवर्ड्स यूज करने हैं, लेकिन जब हम लिखने लगते हैं तो हमें तो सब कुछ ही अच्छा लगता है कि हम हर वर्ड को लिखने लग जाते हैं। तो फिर हमें लगता है कि यार ये तो हमने वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। लेकिन आप लोगों ने बेटा क्या करना है कि आपने नोट्स पहला पेज पढ़ा, लाइक आप ऑडियोमेट्री पढ़ रहे हो मेरी, आपने पहला पेज पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर बुक को बंद कर दो। आप उसको मन में आप रिवाइज करो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पूछ सकते हैं। और वो कौन बताएगा? वो आपको एमसीक्यूज बताएंगे। कौन से एमसीक्यूज बताएंगे? डुएबल एमसीक्यूज बताएंगे। लाइक डीक्यूबी में हमने डुएबल एमसीक्यूज दिए, तो आपको वो बताएगा कि इसमें से कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब चैलेंज क्या आ रहा है कि कई बच्चे डिफिकल्ट अनवांटेड एमसीक्यूज करते हैं, उससे उस बच्चे को ना कीवर्ड नहीं समझ आ रहा कि मैंने यार इसमें पढ़ना क्या है। क्वेश्चन भी अच्छा है, लेंदी है, 6 लाइन का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी अच्छा पूछा हुआ है, लेकिन याद क्या करना है वो बच्चे को समझ नहीं आ रहा। तो जो हम इस बार डीक्यूबी का गोट सेशन भी लेके आए हैं, उसका मोटिव क्या है कि हम 30 सेकंड में बच्चे को ये बता दें कि यार बेटा ये पॉइंट है, इसको तूने फोकस करना है, तभी तू एक पेज पे कंसाइज कर पाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब आपका ये कहना हुआ कि जैसे हमने क्लास अटेंड की, उसके बाद आपने इमीडिएटली समराइज नहीं करना, नहीं आपने करना। उसके बाद जाके क्वेश्चन बैंक में, गोट वाले जो क्वेश्चन बैंक में हमने प्रैक्टिस करनी है। उसको जब क्वेश्चन बैंक को आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो टीचर के आपको वीडियो डिस्कशन मिलेगी, क्योंकि इंडिया का एक ही क्वेश्चन बैंक है जिसमें वीडियो डिस्कशन है, उसका नाम है डीक्यूबी गोट। और उसके साथ में जब आप वो करने के बाद आपके सबकॉन्शियस में कीवर्ड आ गए कि यार ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उसको लेके आपने हर चैप्टर को छोटा छोटा समरी कर देना है। अच्छा सर, एक बात बताओ, उसके बाद जब रिवाइज करना है तो फिर वो पन्ना रिवाइज करना है कि पूरे नोट्स रिवाइज करने हैं? ऑब्वियसली सर बिल्कुल सही कि हम उस पेज को रिवाइज करेंगे ना, हमें तो एमसीक्यूज भी नहीं पढ़ने की जरूरत। मैं तो कहता हूँ आप डीक्यूबी गोट सेशन करो, अपने नोट्स को पढ़ो और एक बार कंसाइज कर लो। फिर लास्ट एक हफ्ता पहले बेटा आप कुछ भी नहीं कर सकते एक्सेप्ट जो आपके अल्ट्रा कंसाइज नोट्स होंगे। वन ऑफ द गर्ल जो मैं अपने लेक्चर में भी शेयर करता हूँ, चेन्नई स्टूडेंट है, तो उसने
मैंने आई हैव गिवन अ टारगेट ऑफ 15 पेजेस कि आप पूरी ईएनटी को 15 पेज में कंसाइज करो। उस स्टूडेंट ने 10 पेज में कंसाइज करके हमें फॉरवर्ड की वो फाइल, और उस फाइल में उसने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा। मतलब ये पॉसिबल है ना? पॉसिबल तो है जी, और मुझे लगता है वो डुएबल भी हो गया ना। डुएबल। जैसे ना आप ऐसे सोचो कि आपके पास ना 100 पन्ने हैं, देख के डर लग रहा है, 10 पन्ने लग रहा है यार मैं बार बार कर लूँ, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और उसी तरह से आप इसको ऐसे सोचो, ये डैम्स का प्रिंसिपल है। पूरा हमारे डैम्स की जो कोचिंग है वो एक पिरामिड पे आधारित है कि हम पहले आपको जो पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, और धीरे धीरे जब आप डीवीटी तक आओगे तो हम उसको एक हाई यील्ड कैप्सूल में कन्वर्ट कर देते हैं जो आप बार बार कर सकते हैं। और वही डॉक्टर दीपक का क्लासरूम का भी फिनोमेना है। और आई एम श्योर पिछले 20 साल से मुझे लगता है सर लाखों बच्चों को आप मदद कर चुके हो कि कैसे अपना मटेरियल समराइज करना है, हाई यील्ड रखना है। और थैंक यू सर। और एक चीज और मैं भी शेयर करूंगा कि सर एक ना कोविड और पोस्ट कोविड एरा में भी डिफरेंस है। कोविड में बेटा आप लोग एग्री करोगे मेरी बात से कि हम लोग घर पे थे, 24 घंटे हमारे पास थे, तो इफेक्टिवली हम 16 घंटे भी निकाल सकते थे। आज हम कॉलेज भी जाना है, क्लिनिक्स भी जाना है, ओपीडी भी जाना है, तो हार्डली हम 5-6 घंटे पढ़ सकते हैं। तो एक हाई टाइम है जब हमें एक क्वांटिटेटिव लर्निंग से क्वालिटेटिव लर्निंग की तरफ आना है, जो डॉक्टर सुमेर डिस्कस कर रहे हैं कि हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसको पिरामिड की फॉर्म में उसको कंसाइज करते जाएंगे। अच्छा, एक थोड़ी सी हट के बात है डॉक्टर दीपक, लेकिन आपसे पूछ रहा हूँ, आपको मैंने बताया नहीं कि आपसे ही पूछने वाला हूँ, लेकिन मैंने सोचा है आपसे डायरेक्ट पॉडकास्ट में पूछूंगा। सर मैंने ना आपसे ज्यादा हार्ड वर्किंग आदमी नहीं देखा है। मतलब मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ आपसे हमेशा, इतने साल में। दीपक इज लाइक माई ब्रदर एंड ही इज सच अ हार्ड वर्किंग टीचर। मतलब क्लास में मेहनत करते हैं, तो वो जो हार्ड वर्क आप करते हो, तो कई बच्चे जो आते हैं कहते हैं सर हम हार्ड वर्क करते हैं, थक गए, उनको कुछ कहना चाहते हैं सर आप? सर मैं एक ही बात कहूंगा जो मैं आपके साथ 20 साल से सीखा हूं कि हार्ड वर्क करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क डायरेक्शन में करना है ना। हमें स्मार्ट वर्क करना है। अब मैंने क्वेश्चन भी पढ़ा और फिर मैं उसका पूरा एक ऐसे पढ़ रहा हूं, तो वो स्मार्ट नहीं होगा ना सर। वो तो एक मतलब आई विल नॉट यूज दैट वर्ड, बट वो तो डोंकी वर्क हो गया ना सर। वो हम तो पूरा एक्सप्लेन, मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा ना। हम तो 30 सेकंड यूज करेंगे ना। तो हार्ड वर्क की इंपॉर्टेंस है, लेकिन स्मार्ट हार्ड वर्क और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो ना देखो, आपने हार्डवर्क भी करना है और आपने स्मार्टनेस के साथ भी करना है और आपने मेंटर्स की गाइडेंस का इस्तेमाल भी करना है। वो सारी चीज अगर आप मिला लेते हो तो आप एक ऐसी स्पीड पकड़ते हो जो आपको ज्यादा तेजी से आगे पहुंचा पाती है, क्योंकि आखिर में कंपटीशन है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक और चीज में मैं खुद भी सोचता हूँ कि लाइक एक इंटर्न बच्चा है सफदरजंग कॉलेज से, और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक 1 ले आता है, और एक बच्चा 2 साल 3 साल से लगा हुआ नहीं ला रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मेथोडोलॉजी पे डिफरेंस, डायरेक्शन नहीं मिल रही, डायरेक्शन उसको डायरेक्शन नहीं मिल रही। सर और बिफोर वी गो सर, कोई ऐसे 5 या 6 टॉपिक जो आपको लगता है, या क्वेश्चन जो आपको लगता है कि जो नीट पीजी या एफएमजी बच्चे देने वाले हैं ईएनटी में, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे? ईएनटी लाइक ए शॉर्ट सब्जेक्ट है, तो इसमें ना ए वेरी इजी टू मतलब कमेंट कि ये टॉपिक्स आएंगे, क्योंकि लास्ट 20 ईयर्स हम देख रहे हैं जो 5-6 टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वास्ट सब्जेक्ट नहीं है लाइक मेडिसिन सर्जरी। सो कॉन्फिडेंटली हम कह सकते हैं कि आपके एग्जाम वाले दिन या तो आपने फर्स्ट ऑडियोमेट्री, आपने यू शुड डू द मास्टरी ऑफ ऑडियोमेट्री, मतलब मास्टरी ऑफ कीवर्ड्स। अदरवाइज ऑडियोमेट्री की तो पूरी बुक आती है। तो दूसरा आपने पीएचडी नहीं करनी है, पीएचडी नहीं करनी हमने ओनली उसके कीवर्ड्स पढ़ने। भाई प्योर टोन ऑडियोमेट्री पढ़ लिया, स्पीच ऑडियोमेट्री पढ़ा, रीनीस और वेबर टेस्ट पढ़ लिया। लास्ट 2 साल से रीनीस वेबर आ रहा है तो रिपीट होगा, हाई प्रोबेबिलिटी है। फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, तो हार्डली 1 घंटा 1.5 घंटे में हमने पूरी ऑडियोमेट्री को कंसाइज कर लेना है। मैनेजमेंट पार्ट में बेटा 2 पॉइंट है, एक सीएसएम, एक है आपका सीए लैरिंग्स। ऐसा कोई एफएमजी और नीट एग्जाम नहीं है जहां पे उन्होंने सीए लैरिंग्स पे नहीं पूछा या सीएसएम पे नहीं पूछा। वन इज एपिस्टेक्सिस, बिकॉज वो एक इमरजेंसी टॉपिक है, तो हर साल एक क्वेश्चन आता है। और मैं आपको कॉन्फिडेंटली ये भी कह सकता हूँ कि क्वेश्चन भी क्या आएगा, 2 साल से एक ही चीज पूछ रहे हैं, स्फीनोपैलेटिन आर्टरी, तो वो उसको हाईलाइट करेंगे कि वो इमरजेंसी पॉइंट है। एक एब्सेस ऑफ द फेरिंग्स, वो काफी ओवरलैपिंग टॉपिक आ जाता है, एनाटॉमी, सर्जरी, ईएनटी, तो एब्सेस ऑफ द फेरिंग। ये 5-6 टॉपिक्स हैं जो आपके टिप्स पे होने चाहिए बिफोर गोइंग फॉर। लाइक दो स्टूडेंट्स जो आर लिसनिंग टू अस और ईएनटी नहीं पढ़ी, टच ही नहीं करी, तो एटलीस्ट बेटा ये 5-6 टॉपिक तो आने चाहिए। बाकी वो तो भूलना ही नहीं आपने, जो रेडियोलॉजी ईएनटी मिला के आता है, फॉरेन बॉडी कॉइन वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉइन वाला वो तो हमेशा आ रहा है पेपर में, वो आना ही आना है। और सर फाइनली मुझे लगता है कि सर आप कोई ऐसी बात, या आपको ऐसा लगता है कोई चीज़ आप मैसेज देना चाहते हैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, बच्चों को, आपकी तरफ से जो करियर बना रहे हैं? एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मैं खुद पे भी अप्लाई करता हूँ कि लाइक whatever branch you join और whatever you do religiously बेटा। जो भी करना है ना उसको दिल से करना है। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा पीजी में, ईएनटी में, सर मैं मेडिसिन में पीजी कर रहा होता तो अच्छा करता, और मुझे कॉन्फिडेंट होता वो मेडिसिन में भी कर रहा होता तो भी कुछ नहीं करता, तो एक्सक्यूज दे रहा है। तो मैं जो सीखा हूँ कि आप जो भी करें बेटा रिलीजियसली करें और दिल से करें।
बेस्ट विशेस। सो फाइनली जो कर रहे हो दिल से करो, पूरे मन से करो। सक्सेस हर ब्रांच में, सक्सेस आदमी के अंदर है, ब्रांच के अंदर नहीं है। फाइनली डॉक्टर दीपक, अपना टाइम हम खुद खुद लाएगा। लाएंगे।